एक चपरासी भी 100 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो उसे सालों तक जेल में रहना पड़ता है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से तो कैश की बोरियां बरामद होने के बावजूद ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना ही उन्हें पद से हटाया गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सरकार या कोई जांच एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और आगे उनका क्या होगा? आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब समझते हैं कि आखिर जजों के खिलाफ कार्रवाई इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। जब भारत का संविधान बना तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल देने के लिए विशेष सुविधाएं और अधिकार दिए गए ताकि वो किसी भी दबाव में ना आए। लेकिन भारत में किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया बेहद कठिन बना दी गई है। इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, जिसे हिंदी में महाभियोग कहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और आर्टिकल 217 के तहत अगर किसी जज पर मिसकंडक्ट यानी कि अनुचित आचरण या इनकैपेसिटी यानी अक्षम होने का आरोप लगता है तो पार्लियामेंट उनके खिलाफ महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? चलिए समझते हैं। इम्पीचमेंट की शुरुआत कैसे होती है? संसद में एमपी को मोशन साइन करना होता है। इसके बाद राज्यसभा में 50 एमपीज और लोकसभा में 100 एमपी का समर्थन जरूरी होता है। ये प्रस्ताव पार्लियामेंट खुद भी ला सकती है या फिर भारत के चीफ जस्टिस इसकी सिफारिश कर सकते हैं। अगर मोशन स्वीकार हो जाता है तो 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी आरोपों की जांच करती है और अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो आगे की कार्रवाई होती है। इम्पीचमेंट पास करने के लिए दोनों ही हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग होनी चाहिए। यही वजह है कि आज तक किसी भी जज का महाभियोग सफल नहीं हुआ। इम्पीचमेंट की वजह से जजेस को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। इसी प्रक्रिया के कारण जजों को एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाती है, जिससे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना या कोई केस दर्ज करना भी आसान नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी के सदस्यों के रूप में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस सांधवलिया, कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन को बनाया है। आइए समझते हैं कि इम्पीचमेंट और इन हाउस इंक्वायरी की शुरुआत कैसे हुई और क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या आपको मालूम है कि जजों के खिलाफ इन हाउस जांच की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी साल 1995 से शुरू होती है, जब बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एएम भट्टाचार्य पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। इस पर बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल छागला ने जस्टिस भट्टाचार्य को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। ये मामला आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां जस्टिस के रामास्वामी और जस्टिस बीएल अंसारिया ने इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। इसके साथ ही अदालत ने यह भी महसूस किया कि उच्च पदों पर बैठे जजों के गलत आचरण पर जवाबदेही तय करने के लिए कोई ठोस प्रणाली मौजूद नहीं थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस जांच प्रक्रिया विकसित करने पर विचार किया। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें शामिल थे सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस एससी अग्रवाल, जस्टिस एएस आनंद और जस्टिस एसपी भरूचा, हाई कोर्ट से सीनियर जज पीएस मिश्रा और डीपी महापात्र। इस कमेटी ने अक्टूबर 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे दिसंबर 1999 में स्वीकार कर लिया गया। यहाँ जजों के खिलाफ इंटरनल जांच प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में पहला ठोस कदम था। साल 2014 इसके लिए एक ऐतिहासिक साल था, जब एक और बड़ा बदलाव किया गया। साल 2014 में एक मामला आया जिसने इसे पूरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव ला दिए। मध्य प्रदेश की एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज ने प्रदेश के हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जहां जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसकी सुनवाई की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, देश के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति किसी सिटिंग जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच का आदेश दे सकते हैं। शुरुआती जांच में अगर ये पाया जाता है कि जज का कृत्य इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें पद से हटाया जाए, तो सीजेआई उक्त जज को सूचना देंगे। लेकिन अगर शिकायत गंभीर होती है और पद से हटाने का योग्य अपराध पाया जाता है, तो सीजेआई पहले उस जज से इस्तीफा मांगेंगे। अगर वह जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं,
तो सघन जांच का आदेश दिया जाएगा। इस दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस जज को किसी भी केस की सुनवाई करने से रोक सकता है। इसी प्रकार का पालन जस्टिस वर्मा के मामले में भी किया गया। सीजेआई ने उनके खिलाफ सघन जांच का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को निर्देश दिया गया कि वे आरोपी जज को कोई काम न सौंपें। ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे जजों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है और न्यायिक व्यवस्था भी निष्पक्षता बनी रहती है। अब बात आती है जस्टिस यशवंत वर्मा की। उनके अगेंस्ट अब तक कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका मामला अभी तक पार्लियामेंट तक ऑफिशियली आया ही नहीं। इस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारत में अब तक सिर्फ एक बार इम्पीचमेंट ट्रायल हुआ है, जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट। वो भी पास नहीं हो सका। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट इम्पीचमेंट आगे बढ़ेगा? क्या ये प्रोसेस और सिंपल होना चाहिए? कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर लॉ से जुड़ना है और लॉ को समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।